स्विट्जरलैंड वार्ता असल में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति वियोला एम हर्ड के जनवरी 2024 की घोषणा के अनुसार थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि रशिया यूक्रेन जो आपस में संघर्ष कर रहे हैं, अगर मैं चाहूं तो इसे रुकवा सकता हूं, और रुकवाने के लिए दोनों को टेबल पर लेकर आऊंगा, और ना केवल इन दोनों देशों को लेकर आऊंगा बल्कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे फिर वो इंडिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया, इन सबको बुलाकर टेबल पर बिठाऊंगा और बिठाकर कहूंगा कि भैया इस संघर्ष को खत्म करो, क्योंकि आप दोनों के झगड़े से दुनिया का बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये विचार तो बड़ा नेक था स्विट्जरलैंड का। ये जो प्लान था कि इन दोनों को टेबल पर बिठाया जाए और शांति स्थापित कराई जाए, पूरी दुनिया को इकट्ठा किया जाए, इसमें वो कितने कारगर हुए आज के सेशन में ये बात पता चलेगी। आप पूछेंगे क्यों ऐसा कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बैठक संपन्न हो चुकी है। 15 और 16 जून को स्विट्जरलैंड के अंदर यह बैठक जो आयोजित होनी थी, स्विट्जरलैंड के अंदर होने वाली जो मतलब ये जो वार्ता थी जिसके अंदर पीस टॉक होनी थी, दोनों को लेकर शांति स्थापित करने की, ये संपन्न हो चुकी है। संपन्न हो चुकी है तो क्या भारत की तरफ से इसमें प्रतिनिधि गए? क्योंकि भारत को बुलाया गया था। क्या भारत की तरफ से लोग इसमें गए? पहला पॉइंट। भारत की तरफ से कौन गया? क्या बातें हुई? किस तरह से भारत ने यहां पर अपने आप को रखा? क्या वाकई में इन दोनों के बीच में शांति स्थापित होने वाली है? क्या ये युद्ध खत्म हो जाएगा? क्या सारी बातें आज के सेशन में विस्तार पूर्वक होने वाली हैं। लेकिन शुरुआत में ही आपको यह जानकारी दे दूं कि यहां पर इस वार्ता के शुरू होने से 2 दिन पहले ही पुतिन महाराज के द्वारा अपनी तरफ से कंडीशंस रख दी गई थी कि देखो भाई, बात ऐसी है कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो भी चल रहा है, इसे सॉर्ट आउट करने के लिए आपने इंडोनेशिया के अंदर बाली में हुए G20 बैठक में भी जेलेंस्की को बुलाया था, बुलवाकर पूछा था कि बोलो बेटा क्या चाहिए। जेलेंस्की अपना एक 10 पॉइंट एजेंडा लेकर आते हैं और आकर के सबके सामने रखकर चले जाते हैं कि मुझे ये 10 बिंदु चाहिए। बोले देखो, जेलेंस्की हर जगह अपने पॉइंटर रखे घूम रहे हैं, अब हमारे भी पॉइंटर सुन लो, हमें क्या चाहिए। बकायदा पुतिन ने अपनी तरफ से डिसाइड करके दुनिया को बता दिया इस घटना के अंजाम होने से पहले, यानी कि रविवार से 2 दिन पहले ही, शुक्रवार के दिन पुतिन के द्वारा बता दिया गया कि मैं तो शांति के लिए तैयार हूं, भले ही मुझे बुलाओ या मत बुलाओ। मैं हालांकि तुम्हारे बुलावे पर नहीं आऊंगा, क्योंकि जेलेंस्की माने नहीं है, जो एजेंडा सेट किया है वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। मेरा एजेंडा सिंपल है, और वो एजेंडा इतना है कि मैंने जिन हिस्सों पर कब्जा कर लिया उन हिस्सों को मेरे पास रहने दिया जाए, नंबर 1। और नंबर 2, यूक्रेन नाटो 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 कहना बंद कर दे। यदि ये 2 बातें मानने को तैयार हो जाता है तो मैं तो कल ही युद्ध रोक दूंगा। मतलब यह तय है कि पुतिन ने पहले यूक्रेन को पनिशमेंट दिया। किस बात का पनिशमेंट दिया? कि तुम नाटो के करीब क्यों जाना चाहते हो, और अगर तुम नाटो के करीब जाना चाह ही रहे हो, मतलब तुम्हारे अंदर अगर इतना तेज ज्यादा मनसा पनप ही रही है कि मुझे नाटो कंट्री बनना है, तो भैया फिर युद्ध झेलो। मतलब पुतिन ने स्पष्ट रूप से अपनी 2 शर्तें रख दी। पहला, नाटो के प्रति तुम्हारा मोह खत्म कर दो, और नंबर 2, जिन क्षेत्रों पर मैंने कब्जा कर लिया है उन्हें मेरा ही मान लो। क्या आपको लगता है कि पुतिन की ये बातें यूक्रेन या पश्चिमी देश मान जाएंगे? कहां संभव था। बस इसी के साथ में परिणाम तो जग जाहिर है, फिर भी फॉर्मेलिटी तो कर ही लेते हैं। तो चलिए फॉर्मेलिटी में आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेलिटी के अंदर भारत ने पुतिन का साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी दे ही दिया, तभी तो सुर्खियां बनती हैं कि इंडिया ने जॉइंट स्टेटमेंट ही नहीं आने दिया यूक्रेन पीस टॉक का, अपने द्वारा तो नहीं होने दिया कि सब अपन नहीं आएंगे। अच्छा, ये जॉइंट स्टेटमेंट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। अभी जब G20 समिट हुई थी, अगर आपको ध्यान हो तो G20 समिट के अंदर इंडिया में जब आयोजित हुई थी, तब एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसे इंडिया की डिप्लोमेटिक विन के रूप में दिखाया गया था। क्या चैलेंज था? कि इंडिया एक जॉइंट कम्युनिके निकलवा सके, यानी कि एक संयुक्त घोषणा पत्र निकलवा सके, क्योंकि दुनिया के इतने सारे देश थे और उस संयुक्त घोषणा पत्र में रशिया यूक्रेन का नाम ना हो। यही तो मंशा थी ना इंडिया की कि भाई रशिया के ऊपर कोई भी बयानबाजी ना हो। एक इस प्रकार का कम्युनिके निकलवाने में इंडिया कामयाब होगा क्या? तो कहते हैं कि मोदी जी की कूटनीति G20 मेंबर्स को सभी को एक साथ एक ही प्लान पर लाने में कामयाब हुई थी। इसलिए दुनिया भर के देशों ने भारत का लोहा माना था कि भाई आपने बैठक बुलाई, दुनिया के 20 बड़े देश बुलाए और बुलाकर उन्हें एक टेबल पर बिठाकर एक जैसा घोषणा पत्र निकलवाने में आप कामयाब हो गए। लेकिन स्विट्जरलैंड इस चीज में कामयाब नहीं हुआ। स्विट्जरलैंड ने जब दुनिया के सभी देशों को टेबल पर बुलाने का प्रयास किया तो लगभग 92 कंट्रीज उन तक पहुंच पाए। 92 कंट्रीज में से भी बहुत सारे देशों ने या तो अपने एनवॉय भेज दिए, अपने प्रतिनिधि भेज दिए, या अपने मंत्री भेज दिए। मतलब यह था कि सबने अपने राष्ट्राध्यक्ष नहीं भेजे। तो कहने का मतलब 92 देश बुला करके भी वो 92 में इतने इफेक्टिव नहीं पहुंच पाए जितना स्विट्जरलैंड चाहता था, नंबर 1। नंबर 2, भारत जैसे देश को, जो कि रूस का मित्र है, उसे
कन्विंस करने में कामयाब नहीं हुए। किस चीज के लिए? संयुक्त घोषणा पत्र के लिए। यानी स्विट्जरलैंड के अंदर जो घोषणा पत्र जारी हुआ, उस घोषणा पत्र में भारत ने दस्तखत नहीं किए कि नहीं सर, मैं ये नहीं मानता, यानी कि मैं रशिया के खिलाफ आपके किसी भी घोषणा पत्र को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। रशिया को जब तक टेबल पर नहीं बिठाओगे, जब तक बातचीत का रास्ता नहीं अपनाओगे, मैं तब तक किसी भी प्रकार से इस डायलॉग का हिस्सा नहीं हूं। आ जरूर गया, आपने बुलाया था। मतलब भारत ने पुतिन के साथ अपनी मित्रता दर्शा ही दी। हालांकि जेलेंस्की ने खूब भारत से रिक्वेस्ट पहले ही की थी कि सर जी जरूर पहुंचिएगा, पहुंच करके अपनी बात रखिएगा, हमारे समर्थन में भी, डेमोक्रेसी के समर्थन में भी रखिएगा। और हां, इंडिया के बहुत से लोग यूक्रेन आते हैं, एक तरह से इन्होंने हमें याद दिलाया था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हमारे एमबीबीएस करने जाते हैं, तो इन्हें भी याद दिलाया गया था। लेकिन भारत ने एक ना सुनी।